ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपका बाजार में शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश की, यानी म्यूचुअल फंड कॉर्नर। हमारे साथ म्यूचुअल फंड्स में आपके इन्वेस्टमेंट पर बातचीत करने के लिए और एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रश्मि जुड़ी है बैंगलोर से, रश्मि रोडैम, बातचीत करने के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स पर। रश्मि, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। एंड यू नो दिस इज आवर एफर्ट कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को गाइड कर पाए म्यूचुअल फंड्स में इस समय अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और इनफ्लोज देखने को मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में एंड दे हैव रिमेन इन्वेस्टेड। ओवरऑल आपका व्यू इस समय क्या है? एंड लुकिंग एट द वे मार्केट इज बिहेविंग, अगर इस समय इन्वेस्टर्स एंटर करना चाहते हैं मार्केट में तो उनका आउटलुक क्या होना चाहिए? शुड दे लुक एट द मिड कैप बास्केट्स जिस पर म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं इस समय, या फिर दे शुड लुक एट द लार्ज कैप फंड्स? क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? अभी मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसलिए उनका इन्वेस्टमेंट एसआईपी 10,000 हो तो 3,000 लार्ज कैप में और 1,000 मिड और स्मॉल कैप में लगाना चाहिए। और इंटरेस्ट रेट ट्रेजेक्ट्री जैसे हम देखते हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट फॉल करने वाला है और जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा तब उनको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब बॉन्ड फंड्स भी अच्छा आउटलुक दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव आउटलुक दिखाई दे रहा है बॉन्ड फंड्स में भी। जी रश्मि, एज सब्जेक्ट टू दी मार्केट परफॉर्मेंस, मार्केट का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, थीमेटिक फंड्स की बात करें तो स्टार परफॉर्मर रहे हैं कुछ बीते सेशंस में, प्लस लार्ज कैप स्मॉल कैप फंड्स ने थोड़ा सा यहाँ पे जो है स्टेबल परफॉर्मेंस डिलीवर करा है। कंपेयर करें अगर थीमेटिक फंड्स को लार्ज कैप स्मॉल कैप, कौन से आप फंड्स आप रिकमेंड कर रहे हैं अभी होने चाहिए इन्वेस्टर्स की रडार पर? जी लार्ज कैप फंड्स में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनका फंड मैनेजर बहुत अच्छी तरह से पोर्टफोलियो शफल करते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर को पॉजिटिव और प्रॉफिट्स दे रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप मेरा टॉप 1 फंड होगा लार्ज कैप में। और मिड कैप फंड्स में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड बहुत अच्छा फंड है और स्मॉल कैप में स्मॉलर कंपनीज। तो इसको देखते हुए आप ज्यादा से ज्यादा लार्ज कैप फंड्स में ही इन्वेस्ट कीजिए, जहां आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप हो या यूटीआई अपॉर्चुनिटीज हो या एचडीएफसी टॉप 200 हो। ये मेरा टॉप 3 फंड्स होगा। जैसे कि हमने देखा है गवर्नमेंट का अब आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट सिटीज का जो प्रोजेक्ट उन्होंने ड्राफ्ट में लिखा हुआ है वो एक्टिव हो जाएगा तो टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स भी बढ़ेगा। तो इसलिए फोकस ब्लू चिप म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें डाइवर्सिफाइड है, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन तीनों का फायदा उठा सकते हैं इन्वेस्टर्स। जी रश्मि, ये तो बात आपने बताई स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स की, थीमेटिक फंड्स की, सेक्टोरल फंड्स की भी मैं बात आपसे पूछना चाहूंगी। सेक्टोरल फंड्स में अगर बैंकिंग और फाइनेंस और एफएमसीजी फंड्स को देखें तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स के साथ यहाँ पे एंड होता हुआ देखने को मिला है, समवॉट पॉजिटिव नोट पे। इन पे आप सेक्टर्स पर आप इनको किस तरह से देखती हैं और क्या इसमें इन्वेस्ट करना पॉजिटिव होगा? जब सेक्टर फंड्स की बात आता है तो वो कंसिस्टेंटली इतना रिटर्न्स नहीं देता है, जैसे हमने पास्ट परफॉर्मेंस भी देखा है। अभी जो बैंकिंग और एफएमसीजी जहां अब मार्केट्स ऊपर जा रहा है, तब ये सेक्टर फंड्स भी अब ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स देने के लिए शुरू हो गया है। मगर सेक्टर फंड्स के अलावा इंस्टेड वो डाइवर्सिफाइड फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी टेक्नोलॉजी, बैंकिंग और कंस्ट्रक्शन, जैसे अभी अभी मैंने बोला था स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट हो या आईओटी प्रोजेक्ट हो, जैसे आईटी सेक्टर फंड्स के अलावा इंस्टेड दे कैन एज वेल इन्वेस्ट इन लार्ज कैप फंड, जहां तीनों का वो सेक्टर्स का उनका फायदा होगा। जी इस बीच चलिए मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स की बात करते हैं। रश्मि, यहाँ पर फोकस टिपिकली इन्वेस्टर्स का काफी ज्यादा होता है और एक हमेशा इस तरह के मार्केट में जो एक इन्वेस्टर बिहेवियर देखने को मिलता है कि वो डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और अगर कहीं गलती से मार्केट करेक्ट हो जाता है तो उसमें उनका पैसा अटक भी जाता है एंड मेनी टाइम्स दे रन अवे फ्रॉम द मार्केट, जैसे हमने 2008 में भी देखा था। तो ये जो फंड्स हैं, जैसे फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है, इसने मिड कैप में काफी अच्छा आउट परफॉर्म किया है। और इफ यू लुक एट द स्मॉल कैप तो रिलायंस कैपिटल का जो स्मॉल कैप फंड है रिलायंस म्यूचुअल फंड का, उसने काफी अच्छा रिटर्न डिलीवर किया है।
इस समय इज दिस द राइट टाइम अगर किसी को फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन स्कीम्स में करना हो तो? जी, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी शुरुआत करना चाहते हैं जो भी इन्वेस्टर्स, तो कम एसआईपी अमाउंट से शुरुआत कीजिए, क्योंकि अभी मिड और स्मॉल कैप ज्यादा बढ़ चुका है, तो इतना ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब 5,000 आपका एसआईपी हो तो 3,000 आप लार्ज कैप में ही डालिए और 1,000 मिड और स्मॉल कैप में, क्योंकि एज मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स गेट करेक्टेड, तब मिड और स्मॉल कैप्स में ज्यादा एसआईपी करना होगा। अभी तो रिटर्न्स जो भी अब इन्वेस्टेड हो, इन्वेस्टर्स अभी तक जो भी इन्वेस्टेड है उनको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिल गया है। तो अब लार्ज कैप में मैं बेट करूंगी, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के ज्यादा। जी रश्मि, ज्यादातर कॉलर्स की जो ये क्वेरी होती है, अगर वो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, एज एन फ्रेशर, मार्केट की ज्यादा नॉलेज नहीं है, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट का काम करता है तो उसमें जरूर इन्वेस्ट करेंगे, आप क्या उनको राय देंगी? उनका ज्यादातर ये पूछना होता है कि लमसम इन्वेस्ट किया जाए या एसआईपी के जरिए किया जाए, एसआईपी भी करना है तो कितने से प्रॉपर एलोकेट करें, वो कितने से स्टार्ट करें, और साथ ही कौन सी ऐसी कैटेगरी के फंड्स होंगे, बैलेंस्ड फंड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल वहां से स्टार्ट किया जाए, या क्या एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हाँ जी, म्यूचुअल फंड्स एक प्रोडक्ट है जहां शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म गोल्स का प्लानिंग कर सकते हैं। ये कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, इसलिए इन्वेस्टर्स क्या कर सकते हैं कि अभी जो शुरुआत करना चाहते हैं वो एसआईपी से ही शुरुआत करें और ज्यादा डिविडेंड यील्ड फंड्स में वो डाल सकते हैं, जहां मार्केट करेक्ट भी होगा तो इसमें ज्यादा लॉस नहीं होगा, इतना ज्यादा करेक्ट नहीं होगा ये डिविडेंड यील्ड म्यूचुअल फंड्स। इसलिए डिविडेंड यील्ड फंड्स में आप ज्यादा एसआईपी डालें और मिड स्मॉल कैप में आप थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफाई कीजिए फंड्स। उसके अलावा आप डेट फंड्स में भी आप लगा सकते हैं, जहां बॉन्ड फंड्स है उसमें भी आप लगा सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए 3 to 5 years के लिए बॉन्ड फंड्स में लगा सकते हैं, जैसे एस्कॉर्ट्स बॉन्ड फंड हो सकता है या आईडीएफसी डायनेमिक बॉन्ड फंड हो सकता है। इसमें डालते हैं तो जब इंटरेस्टेड करेक्शंस हो जाएगा आरबीआई की तरफ से, तब बॉन्ड प्राइसेस भी इंक्रीज होगा और आपको ज्यादा यूनिट्स भी मिल जाएगा। तो आप अभी शुरुआत करना चाहते हैं तो बॉन्ड फंड्स में और लार्ज कैप डिविडेंड यील्ड फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा थोड़ा मिड कैप और स्मॉल कैप में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी चलिए रश्मि, आप बनी रही हैं हमारे साथ बिल्कुल, और हम म्यूचुअल फंड पे और भी हम सवाल शामिल करेंगे, इनफैक्ट इस पर बातचीत भी करेंगे। आपने जो जो फंड्स बताए हैं 5 साल में किस तरह का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला है, दोनों ही कैटेगरीज के, स्मॉल कैप मिड कैप, कितना अच्छा और कितना फायदेमंद हो सकता है। रश्मि का थम्स अप है सारे ही फंड्स के लिए, कितना फ्रूटफुल हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए इन्वेस्ट करना। चलिए, इसके अलावा हमारे साथ दोनों ही जानकार भी बने हुए हैं, हमारे साथ विवेक नेगी और संतोष कुमार हैं, उनसे भी हम अपने दर्शकों के सवाल पूछवा लेते हैं। एक सवाल एसएमएस के जरिए ले लेते हैं। हमारे साथ AK सन्याल जी ने सवाल पूछा है एसएमएस से, BHEL पर इनका सवाल है। विवेक, आपसे मैं सवाल लेना चाहूंगी। BHEL पर खरीदारी का इन्होंने भाव तो मेंशन नहीं करा, आई थिंक करंट लेवल्स पर खरीदारी करना चाहते हैं, एडवाइजेबल होगा करंट लेवल पर BHEL ले सकते हैं? देखिए, BHEL एक ऐसी कंपनी है जो आई थिंक स्लीपिंग एलिफेंट इसको हम कह सकते हैं। कंपनी में पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरा, जो पावर सेक्टर की दिक्कतें चल रही है उसके चलते भी कहीं ना कहीं ऑर्डर बुक काफी स्लो है। रिसेंटली 2-3 क्वार्टर के अगर मैं रिजल्ट देखता हूं तो रिजल्ट भी काफी खराब रहे हैं कंपनी के, और आने वाले समय में ऑर्डर बुक को देखते हुए रिजल्ट्स में इंप्रूवमेंट की संभावना भी काफी कम नजर आती है। तो मुझे लगता है BHEL को इन लेवल्स पर अवॉइड किया जा सकता है। इसी स्पेस में अगर निवेश करना चाहते हैं तो L&T में निवेश करने की सलाह होगी, क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक काफी इंटैक्ट है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज काफी अच्छी हैं, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अगर जो आप देखें तो पिछले 2-3 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स काफी बेहतर रहे हैं। तो BHEL को अवॉइड करके L&T में निवेश किया जाना चाहिए। जी चलिए, इस बीच हमारे साथ मोहम्मद जुड़े हैं आसाम से, उनसे बात करते हैं। मोहम्मद, मॉर्निंग टू, पूछिए क्या है सवाल आपका? जी, मेरा नाम है मोहम्मद जियाउर रहमान। हाँ जी, बोलिए अपना सवाल। सर, मैं असम का एक छोटा सा गांव का हूँ। मतलब मैंने कभी शेयर मार्केट पे पैसा नहीं लगा, पहली बार लगाना चाहता हूँ, थोड़ा पैसा है मेरे पास, तो कैसे कहाँ पर लगाऊं?
कैसे लगाओ, इसके लिए कितने थोड़ा पैसे आप जानकारी इन्वेस्ट नहीं करना है। चाहते हैं और कितने समय के लिए? ये कम से कम 1-2 साल के लिए लगाना चाहता हूँ, कम से कम तो 2 साल। ऑलराइट, चलिए 2 साल के लिए संतोष ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अप्रोक्सीमेटली 2 साल के लिए। इनफैक्ट रश्मि, आई विल पुल यू आल्सो इनटू दिस डिस्कशन। पहले संतोष आपसे जवाब चाहेंगे कि डायरेक्ट इक्विटी में इस समय इस 2 लाख का ये कितना हिस्सा लगाएं, एंड रश्मि देन यू कैन रेकमेंड कि जो 2 लाख का बाकी बचा हिस्सा है वो किन फंड्स में लगाएं। संतोष आप बताइए पहले। देखिए, मुझे लगता है कि अगर 2 लाख इनके पास है और मार्केट जबकि ऑल टाइम हाई पे है, तो थोड़ा इनको धीरे धीरे मार्केट की तरफ अप्रोच करना चाहिए। डेफिनेटली इनको पहला तो मैं सजेशन दूंगा कि आप रश्मि से ही आपको सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वहां से अगर इन्वेस्टर को जो है एक इक्विटी का जो सेंस मिलता है वो बहुत अच्छा रहता है और वहां पे अनुभव उसको अच्छे मिलते हैं, बजाय कि आप डायरेक्ट इक्विटी में आओ। अगर डायरेक्ट इक्विटी में भी आना है तो मुझे लगता है कि इन स्तरों पे मिड कैप में थोड़ा आप इन्वेस्ट करो। मुझे लगता है कि इन स्तरों पे अगर हम जो है प्राज इंडस्ट्री जैसे शेयर्स पे इन्वेस्ट करें, वहां पर मुझे एक अच्छा टेक्निकल रुझान देखने को मिल रहा है, तो वहां पर लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। या फिर एक पुल बैक के लिए रेडी है टाटा स्टील, मुझे लगता है कि वहां पे लगाएं, लेकिन बहुत ही मिनिमम मुझे लगता है कि 2 लाख में अगर इन्वेस्ट करना है तो तकरीबन 50,000 के करीब ही अभी लगाएं, और किसी भी गिरावट में फिर एक अच्छे शेयरों में निवेश जरूर करें। जी रश्मि, आपकी सलाह क्या होगी? Sorry, can you repeat the question, please? He wants to invest ₹2 lakhs अगले 2 साल के लिए करीब 1-2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या सलाह होगी आपकी? म्यूचुअल फंड्स में कहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आप देख रहे हैं या मीडियम टर्म के लिए? मीडियम टर्म हो तो आप बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको सिक्योर्ड आपका रिस्क एपेटाइट इतना ज्यादा नहीं हो तो गिल्ट फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ रिटर्न्स भी बहुत कम मिलेगा आपको, 8 या 9% ही मिलेगा, मगर ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा। जैसे कि आपकी किसी की शादी हो या घर खरीदना हो तो आपका सिक्योर्ड फंड्स होनी चाहिए, तो ये इक्विटी से ज्यादा सिक्योर्ड होगा और आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डिविडेंड यील्ड फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और लार्ज कैप फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि यूटीआई अपॉर्चुनिटीज फंड्स है लार्ज कैप कैटेगरी में। ये बहुत अच्छी फंड है क्योंकि कंसिस्टेंटली 5 ईयर से ये 16 to 18% तक देते आ रहे हैं, तो कुछ भी डबल डिजिट रिटर्न्स हो तो वो बहुत ही अच्छा है। और 3 इयर्स के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आप बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि एस्कॉर्ट बॉन्ड फंड हो सकता है या यूटीआई बॉन्ड फंड हो सकता है, डायनेमिक बॉन्ड फंड, तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी चलिए, इस बीच जैसे आप जानते हैं आज म्यूचुअल फंड्स पर हमारी खास बातचीत चल रही है और आप अपने सवाल म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए में सीधा पूछ सकते हैं। हमारे साथ इस समय सागर हैं कोलकाता से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर अपना सवाल पूछने के लिए। सागर, मॉर्निंग टू, पूछिए क्या है सवाल आपका? मैंने 3 फंड सिलेक्शन किया है, उसमें से कौन सा अच्छा होगा मेरे को बताइए। मैं बता रहा हूँ नाम। एक है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, और एक SBI मैग्नम मिड कैप फंड, और एक फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। ऑलराइट, HDFC, SBI और फ्रैंकलिन इंडिया। रश्मि, ये 3 फंड्स इन्होंने सिलेक्ट किए हैं और इसमें से मिड कैप में इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट कौन सा साबित हो सकता है? आई रिपीट, HDFC, SBI एंड फ्रैंकलिन इंडिया, इन तीनों की जो मिड कैप MF स्कीम्स हैं वो इन्होंने शॉर्टलिस्ट की हैं। विच वन ही शुड गो फॉर? हाँ जी, आप मिड कैप फंड्स की कैटेगरी में देख रहे हैं तो फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड अच्छा रहेगा। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड स्मॉल कैप फंड में आ जाता है, तो आप मिड कैप फंड में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड बहुत अच्छा फंड रहेगा क्योंकि कंसिस्टेंटली 20% ओवर दिया है 5 साल में। तो आप फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड में इन्वेस्ट कीजिए मिड कैप फंड्स चाहिए तो। मगर स्मॉल कैप फंड्स में आप देख रहे हैं तो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड भी अच्छा रहेगा। जी चलिए, तो फंड्स इनको बता दिए गए हैं, इनके ऑलरेडी जो पोर्टफोलियो में फंड्स हैं उस पे ये क्या कर सकते हैं। ऐसी कुछ और सवालों को भी हम शामिल लगातार करते रहेंगे। म्यूचुअल फंड्स पर हम खास बातचीत कर रहे हैं। इस बीच एक शेयर पर भी सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ दर्शक हैं, अरुण है राजस्थान से फोन लाइन पर। अरुण, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी, सवाल पूछिए।
मैडम मेरे पास SBI है 2550 के रेट पर 30 शेयर। ओके और अरविंदो फार्मा है 200 रुपए पर 75 शेयर। ओके ओके तो मैडम उनमें कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए? ठीक है, समय कितना दे सकते हैं आप? लॉन्ग टर्म है आपका नजरिया या शॉर्ट टर्म? जितना मर्जी रख सकते हैं मैडम। ठीक है, ओके। विवेक, क्या राय होगी आपकी? एसबीआई इनफैक्ट रिजल्ट्स के बाद देखा इसने काफी अच्छा यहाँ पे मूव देखने को मिला है। एसबीआई पर ये क्या कर सकते हैं और अरविंदो फार्मा पर? देखिए, एसबीआई के जो रिजल्ट आए थे हमें बहुत एक्साइटिंग रिजल्ट नहीं लगे, क्योंकि इनके एनपीएस देखें तो अभी भी 2.5% के ऊपर बने हुए हैं। फ्रंट अगर जो मैं इनके टॉप लाइन और बॉटम लाइन की बात करता हूं, वहां भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन आ रही है उसके चलते शायद लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एसबीआई में काफी समय से री रेटिंग नहीं हुई है और इस स्टॉक ने उतना बेहतर परफॉर्म भी नहीं किया है। तो एसबीआई मुझे लगता है कि 3000 के आसपास एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए और फिर वेट करना चाहिए करेक्शन का री एंटर करने के लिए। जी, और अरविंदो फार्मा पर? देखिए, अरविंदो फार्मा एक ऐसा काउंटर रहा है जो मल्टीबैगर रहा है लास्ट 1 ईयर के अंदर, और वैल्यूएशन वाइज हमें लगता है कि अब ये काफी एक्सपेंसिव हो चुका है। तो इन स्तरों पर इनको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। फार्मा स्पेस के अंदर और बहुत बेहतर मौके हैं, वहां पर निवेश करना चाहिए। और अरविंदो फार्मा वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा लग रहा है इस समय, तो एग्जिट कर जाना चाहिए। जी, स्ट्रैटेजी इनको बता दी गई है, इनको दोनों ही काउंटर्स पर क्या करना है। कुछ और दर्शकों से बातचीत हम जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका बाजार और इस समय हमारी खास पेशकश म्यूचुअल फंड कॉर्नर जारी है। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं पुणे से गजानन। गजानन, पूछिए, क्या है सवाल आपका म्यूचुअल फंड पर? मैं एटीसी के अंदर टैक्स बेनिफिट एंड पेंशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मुझे कंफ्यूजन है कि मैं टेम्पलटन का जो पेंशन फंड है उसमें इन्वेस्ट करूँ या ईएलएस में इन्वेस्ट करूँ या फिर पीपीएफ में इन्वेस्ट करूँ। तो आई हैव कंफ्यूजन अमंग these three investments. ऑलराइट, रश्मि, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है इनका कि ये लॉन्ग टर्म के लिए पेंशन फंड में इन्वेस्ट करें, इस समय ईएलएसएस में इन्वेस्ट करें या फिर पीएफ में? आपकी सलाह क्या होगी? जी, टैक्स प्लानिंग के लिए ईएलएसएस बहुत अच्छा फंड रहेगा, वरना ईएलएसएस इतना रिटर्न्स नहीं दे पाया है। किसी भी एएमसी के आप दे सकते हैं कि पास परफॉर्मेंस के हिसाब से ईएलएसएस इतना नहीं दे पाया है। आप लॉन्ग टर्म के लिए गुड रिटर्न्स का आप सोच रहे हैं और आपका रिस्क एपिटेट भी बहुत अच्छा है, आप इक्विटी फंड्स में लगा सकते हैं, जैसे कि ईएलएसएस भी इक्विटी बेस्ड फंड ही है। तो आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा मिड और स्मॉल कैप फंड में। और आपका रिस्क एपिटेट थोड़ा कम हो तो जैसे कि 10,000 आपका एसआईपी है, तो आप 3,000 लार्ज कैप फंड में, 2,000 मिड कैप फंड, 1,000 स्मॉल कैप और बाकी सब बॉन्ड फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर टैक्स प्लानिंग के लिए सिर्फ आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उसमें रिटर्न्स इतना अच्छा नहीं रहा है अब तक। जी, तो अगर इनका टैक्स सेविंग अगर इनका मोटिव है तो पीपीएफ एएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही ये इक्विटी फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रश्मि ने इनको रिकमेंड कर दिया है। चलिए रश्मि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया म्यूचुअल फंड पे बातचीत के लिए, जी बिजनेस को समय देने के लिए। आपकी तरफ से कोई क्विकली क्लोजिंग कमेंट्स आप देना चाहेंगी? हाँ जी, म्यूचुअल फंड्स एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। जो न्यू एंट्रेंस है और जो भी एक्सपीरियंस्ड है वो भी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए, मगर लमसम से ज्यादा आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कीजिए, इसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। ऑलराइट, चलिए तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश यहीं खत्म करते हैं। रश्मि, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। संतोष, आपका भी शुक्रिया। विवेक, आपका भी शुक्रिया। लेकिन भूलिएगा मत, हर बुधवार को आप म्यूचुअल फंड से जुड़े अपने सवाल हमें सीधा पूछ सकते हैं म्यूचुअल फंड कॉर्नर में। आपका बाजार को यहीं खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं कमोडिटी की खबरें। नमस्कार। नमस्कार।